जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के एग्रो टूरिज्म में अगर आप अपने मुताबिक या फिर जो टॉपिक एक्सपर्ट नहीं है एग्रो टूरिज्म के, तो अगर आप उनसे ही प्लांटेशन करवाओगे तो ऑब्वियसली गलतियां बड़ी बड़ी होने वाली है आपसे। तो कैसे इन फेटल या घातक नुकसानों से खुद को बचाया जा सकता है, आइए दूसरों की गलतियों से सीखते हैं कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो उनमें से कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं आज हमारे क्लाइंट के जरिए आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई होप ये ट्रांसपेरेंट मॉडल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कि अभी हम लोग सर के फार्म के अंदर, पॉली हाउस के अंदर आ चुके हैं। ये टोटल 12 एकड़ का ये फार्म है। इसमें हमने अभी 2500 स्क्वायर मीटर का 2 पॉली हाउस किया है। उसमें ऑर्किड प्लांटेशन किया हुआ है। एक पॉली हाउस में पूरे ये वायलेट कलर का, पर्पल कलर का ऑर्किड लगा हुआ है, और एक में आधा अराउंड 3/4 पर्पल ऑर्किड और ये बाकी 1/4 में वाइट ऑर्किड लगा हुआ है। ये डेंड्रोबियम वेराइटी है इसका। तो और बाकी बाहर ओपन लैंड में 1 एकड़ में गोभा लगा हुआ है, गोभा 1 एकड़। ये जो 80 to 90% का जो खाली लैंड है, इस पे किस तरीके से सही प्लानिंग की जाए ताकि एक ही फार्म, पैसे तो वही फार्म पे लगाने हैं तो लगाने ही पड़ेंगे, बट उसी फार्म से कितने मल्टीपल तरीके से मनी मेकिंग जो एक्टिविटी करते हुए हम वहाँ से पैसा ये क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा भी कमा सके। तो इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। और सर यहाँ पे एक और भी चीज़ जानना है आपसे। मैंने देखा कि आपने बहुत सारे जगह पे इंटरक्रॉपिंग भी करी है ना सर? तो वो आपने कैसे करके वो इंटरक्रॉपिंग की, किसके एडवाइस में, या फिर किस कंक्लूजन में पहुंचे? जैसे आपने अमरूद का बागान आपने सेट किया हुआ है, तो उसके बीच में ऐसे आपने कौन से क्रॉप लगा रखे हैं सर? उसके बीच में अभी ये येलो पंपकिन इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है। वो गोभा जो है कम से कम उसका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने के लिए 3 साल लगेगा, फ्रूटिंग प्रॉपर आने के लिए। तो इसके बीच में थोड़ा लेबर कॉस्ट निकालने के लिए बीच में हमने येलो पंपकिन, वो जो सीजनल ये वेजिटेबल, उसमें अभी पहला बार लगाया हुआ है। तो ये सर जो येलो पंपकिन भी अगर लगाया है, तो ये क्या आपने रिसर्च करके लगाया है या फिर किसी ने एडवाइस किया हो? तो इस तरीके से कैसा था सर ये? हाँ, ये जो ये सीड जो कंपनीज जो बेचते हैं, वो उनको मेरा एक जान पहचान दोस्त के थ्रू एक सीड उनको हमने ये फार्म में बुलाया। तो मैं बोला कि देखिए बीच में हमारा ये जो लगा हुआ है ओपन फार्मिंग में, बीच में एक रो से दूसरे रो का डिस्टेंस 12 फीट है। तो ये बीच का जगह काफ़ी बचा हुआ है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा कुछ उसमें से कुछ क्रॉप डाल के उसमें से थोड़ा ये जो है लेबर कॉस्ट या थोड़ा कॉस्ट उसको निकालने के लिए। तो उन्होंने एडवाइस किया, अभी ये गर्मी के मौसम है, तो ये एक गर्मी के मौसम में जो येलो पंपकिन होता है उसका सीड उन्होंने दिया, और वही अभी हम उसको सीड डाल के उसका अभी वो फार्मिंग किया हुआ है। 1 महीना हुआ। ओके। तो एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि ये जो पंपकिन होता है वो एक कुकुरबिट वैरायटी होता है, मतलब वो फैलता और छलता है। तो इसी के चलते अगर मान लीजिए अमरूद के बीच में अगर कुकुरबिट्स वैरायटी का आप रखते हो, तो इसका बहुत हाई % चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके एग्जिस्टिंग क्रॉप जो आपने 2 बाजू में लगा के रखें, तो उसको भी ओवर पावर कर जाए वो। ठीक है। तो इसी के चलते हमेशा कहते हैं कि बायोलॉजी के टीचर से मैथ्स नहीं सीखना चाहिए और मैथ्स के टीचर से मैथमेटिक्स के अलावा और कुछ सीखना नहीं चाहिए। तो मे बी इस सीज़न में ये ग्रो करने लायक पंपकिन बहुत अच्छा क्रॉप है, बट वो कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस सिचुएशन में क्या ये जो फैलता और छैलता है जो कुकुरबिट वैरायटी का, जैसे कुकुरबिट वैरायटी मतलब हो गया जैसे क्यूकम्बर्स हो गए, मतलब खीरा हो गया, या फिर आपके पंपकिन हो गए, या फिर उसी टाइप के वैरायटी के जो क्रॉप्स हैं जो छैलते हैं, उसको क्या ऐसे क्रॉप के साथ रखना चाहिए जब वो ओवर पावर कर जाए? हम आपको लाइव एग्जांपल इसी का बता रहे हैं जो हमने फेस किया। हमने अपने पर्सनल लाइफ में जब हमने मोरिंगा ट्रीज लगा के रखे थे फार्म पे, तो हमने भी देखा था कि उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स है। तो उस गैप्स को यूटिलाइज करने के लिए इंटरक्रॉपिंग तो करना चाहिए, बट इंटरक्रॉपिंग के नाम पे हमने वहाँ पे लौकी या तोरई या नेनुआ जो बोलते हैं रिज गार्ड या बॉटल गार्ड, ये इस तरीके से हमने लगा दिए थे, और वो चढ़ता हुआ पेड़ के ऊपर मोरिंगा के ऊपर चढ़ गया और इतना फैल गया कि उसने फोटोसिंथेसिस जैम कर दिया पौधे का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोरिंगा का ग्रोथ वहीं पे रुक गया।
तो उस सीज़न में हमें जितने फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, फ्रूटिंग होनी चाहिए थी, प्रोडक्शन आना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग इंटरक्रॉपिंग के सिलेक्शन के चलते हमारा जो नुकसान काफ़ी हो गया उसमें। तो इसके लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा आपके अपने एरिया में, तो आप किसान बिजनेस क्लिनिक से भी इसका गाइडेंस और एडवाइस भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ट्रेनिंग होती है, फार्मिंग की ट्रेनिंग होती है या फिर आपको सिखाया जाता है, तो उसमें कौन सी चीज़ें आपको बताई गई थी और कौन सी चीज़ें आपको गैप दिख रही है उसके बाद? ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, उसमें बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज था, जो कि किताब पढ़ के वो प्रोफेसर लोग बता रहे थे। लेकिन जब भी हम उसको प्रैक्टिकली उसको हम करते हैं, उसमें बहुत सारा और दूसरा प्रॉब्लम आता है जो कि वो लोग कवर नहीं करते हैं। जैसे कि ये पली हाउस तो उन्होंने रेकमेंड किया, हमने किया, इसमें हम अभी काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसका वो जो है उसका फैसिलिटी डेवलप नहीं किया हुआ है। जैसे अभी ये गर्मी के मौसम में यहाँ ह्यूमिडिटी का बहुत काफ़ी कमी हो जाता है, उसको ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने वो सिस्टम नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग उसको रेकमेंड नहीं किया था, और ये हमने भी उसको कोई एक्सपर्टाइज एडवाइस नहीं लिया, तो उन लोगों ने जैसे गाइड किया था उसके हिसाब से बनाया। अभी वो उसमें हम तकलीफ फेस कर रहे हैं, ये प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी थिन फ्लावरिंग हो रहा है। जैसे वो लोग जैसे बताया था कि इतना फ्लावर आना चाहिए, साल में एक पेड़ में अराउंड 6 फ्लावर का स्टिक आना चाहिए, इतना नहीं आ रहा है हमारा। हार्डली 1-2 मैक्सिमम कोई पेड़ में 3 आता है, तो कमर्शियली इतना अभी तक विएबल नहीं हो रहा है। मेरा अभी खाली फार्म का जो एक्सपेंसेस है वही खर्चा निकलता है, इसमें प्रॉफिट हमने अभी तक इसको प्रॉफिटेबल नहीं कर पाया। अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ओके, मतलब जो ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटी से बताई जाती है या एग्रीकल्चर विभाग से, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी उनके साथ नहीं है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो रिकमेंड किए लोगों को, उन्होंने वो कर दिए, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करवा दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको नहीं हो पाता, बेनिफिट मतलब मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सस्टेन और सर्वाइव कर जाए, एटलीस्ट घर परिवार का जो खर्चा है जो इनके ऊपर आश्रित है, जो लोग यहाँ पे फार्म का जो मैनेजमेंट संभालते हैं, एटलीस्ट उनके घर परिवार का जिम्मेदारी तो निभ जाए। तो वो अगर चीज़ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है जो यूनिवर्सिटी से आती है या फिर विभागों से आती है, तो उनका ज़मीनी हकीकत से, डिमांड और सप्लाई के साइंस से बहुत दूर दूर का नाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ भी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमेशा कहते हैं कि गुरु कृपा अपने ऊपर बनाए रखनी चाहिए, उसी तरीके से हमेशा आपको अपने फील्ड में जब आप उतर रहे तो हमेशा एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड ओपिनियन क्यों? कि हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके महारत हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, 98% नॉलेज है, बट वो 2% वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुले आंखों से या ज़्यादा तजुर्बे के बावजूद भी एक आध चीज़ें मिस हो जाती है। तो उन मिस्ड आउट चीज़ों को और ज़्यादा जूम इन फोकस करने के लिए मैं अपने साथ इस जर्नी में अपने गुरु को भी लेके आया हूँ, जो कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ग्रो करने के एक्सपर्ट है। तो मोटा मोटी ये समझ के रखिए कि वो ऐसे एक्सपर्ट है जो कि वेजिटेबल्स को कैसे फार्म पे एक प्लांट वे में ग्रो करना चाहिए। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे अपने फार्म पे पॉली हाउस लगा लीजिए, एग्जॉटिक एनिमल रख लीजिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। बट आपके जो क्रॉप डिज़ाइन है, फार्म के क्रॉप पैटर्न्स है, कलरफुल रंग बिरंगे जो फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स जो आएंगे, उसको किस तरीके से प्लान आउट किया जाए आपके इस पूरे फार्मिंग लैंड पे, तो इसका भी बारीकी से जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा अपने गुरुजी को, मुरलीधर गुंजाल सर को, तो वो हमें बताएंगे कि वो कौन से जो बारीकियाँ हैं जो फार्मिंग डिज़ाइन और डेवलपमेंट करते वक्त आपको पहले से ही मद्देनज़र रखनी चाहिए। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ का जो यहाँ से भुवनेश्वर से जो टूरिस्ट आते हैं, मतलब जगन्नाथपुरी नज़दीक है, कोणार्क मंदिर नज़दीक है, और यहाँ हर कंट्री के जो पर्यटक मतलब टूरिज़्म आते हैं, उनके लिए यहाँ पर और जो लोकल यहाँ के जो ये है टूरिज़्म, उनके लिए यहाँ पर विदेशी सब्जियाँ लगाना बहुत अच्छा है। यहाँ का मार्केट भी उनको मिलेगा, और अलग अलग कलर के कलरफुल जो है, मतलब ब्रोकोली है, रेड कैबेज है, चाइनीज़ कैबेज है, उसके अलावा रेड येलो कैप्सिकम है, ये जब सब्जियाँ लगाएंगे उसका पैसा भी रिटर्न आएगा और आपकी अच्छी लागत
रिटर्न करने को मदद मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भुवनेश्वर शहर में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप है जहाँ पे फॉरेन नेशनलिस्ट आके एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बन के या फिर किसी सीनियर पोजीशन पे आके बसते हैं। और जहाँ तक एग्जॉटिक कलरफुल वेजिटेबल्स की बात होती है, उनके देश में मिलने वाली सब्जियों की बात होती है, तो उनको यहाँ पे भुवनेश्वर में ज़्यादातर तरीके से फ्रेश ऑर्गेनिक कलरफुल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मिल नहीं पाते हैं, और अगर मिलते भी है तो वो सूखे बासी वाले मिलते हैं जिससे वो एकदम डिससेटिस्फाइड है। और हमने जहाँ तक हमने और सर ने जो मार्केट जहाँ तक आज मतलब आज और कल के बीच में जो हमने मार्केट सर्वे देखा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फूड इकोनॉमी है। लोग इतना खाना पसंद करते हैं, उनको एनीथिंग दैट इज़ न्यू एंड इनोवेटिव वो हर वो चीज़ के लिए ओपन माइंडेड रहता है। तो यहाँ पे एक तरह से फूड कल्चर है, और जहाँ पे फूड कल्चर है वहाँ पे कलरफुल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। सर को क्या लगता है कि यहाँ पे प्लानिंग कैसे की जाए? आपको सॉइल क्वालिटी क्या समझ में आ रहा है? और इस तरीके से अगर कलरफुल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स अगर ग्रो करना चाहे तो इसका यहाँ पे स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सर? ये काइंडली बताएं हमारे दर्शकों को। आज मेरे हिसाब से ये फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हजारों साल चलती रहेगी, चलती आ रही है और चलती जा जाएगी। और हम खेती के एक्सपर्ट हैं। हमारा तजुर्बा ये कहता है कि आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं। आप अच्छी आदमी से मिले, अच्छे एक्सपर्ट से मिले हैं। हम लोग ये जो आपका ये जर्नी है उसमें हम लोग आपके साथ में रहेंगे, और जो आपका जो लागत लगा है वो आपको रिटर्न कैसे मिले उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट प्लान है वो डिज़ाइन इंस्टॉलेशन से पहले प्लानिंग में जाएगी। तो प्लानिंग फेज़ में ही आपका 80% दिमाग का जो ब्रेन है वो खपने वाला है, और इसी के चलते पहले एक बार प्लानिंग आपकी क्लैरिटी हो गई तो दनादन इंस्टॉलेशन और डिज़ाइनिंग वो भी हो जाती है। बट हमें सबसे पहले थीम, कॉन्सेप्ट और आइडिया की क्लैरिटी रखते हुए कस्टमर मार्केट में क्या चाहता है, कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग किस तरीके से की जाए। ऑब्वियसली हमें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स तो ग्रो करना है, बट एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के कौन से पोर्शन का ज़्यादा डिमांड है। मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं यंगस्टर ज़्यादा है, ठीक है, तो यंगस्टर बर्गर पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर बर्गर यूज़ हो रहा है तो लिट्यूस आइसबर्ग उसमें ज़्यादा यूज़ होगा, और अगर पिज़्ज़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसमें हर्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो क्या हमारे जो क्लाइंट है तो अपने फार्म पे हर्ब्स गार्डन, मेडिसिनल गार्डन या फिर जिस तरीके का गार्डन है वो क्या कौन सा थीम रखते हुए करेंगे? तो ये सब भी आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खेती में जितना लागत कम हो उतना प्रॉफिट ज़्यादा, ऐसा फार्मूला है मेरा। और जो हम एग्जॉटिक वेजिटेबल ग्रो करेंगे उसको ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। अच्छा, बहुत लोगों का मानना है कि ऑर्गेनिक तरीके से एग्जॉटिक वेजिटेबल आता नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सर से ना मीटिंग के बाद में जो फार्मूला हम लोग किए हैं वो सब फार्मूला हम देने वाले हैं। और जैसे कि आज के हिसाब से NPK, यूरिया ये जो है गवर्नमेंट खाद मांग कर रही है, और ये खेती का जो खर्चा है वो कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से एग्जॉटिक वेजिटेबल का ग्रो करेंगे। इससे क्या होगा, ज़मीन का आरोग्य अच्छा रहेगा, खाने वाला का आरोग्य अच्छा रहेगा और पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अगर कोई फार्मिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इधर आप ज़मीन सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर उसमें ऑलरेडी ज़मीन खरीद के उसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सो इन दैट केस आप एक सेकंड ओपिनियन, एक सेकंड पर्सपेक्टिव ज़रूर प्रोफेशनल से ले लीजिएगा। यहाँ का जो हम लोग 2 दिन देखे सर्वे किया है उसमें कलरफुल वेजिटेबल मतलब एग्जॉटिक वेजिटेबल यहाँ ग्रो हो सकते, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक डाउट ऐसा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है कम से कम 45 तक जाता है, और मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा ये करता है 36 से 38 तक अच्छा क्वालिटी का वेजिटेबल यहाँ आ सकता है। लेकिन फिर भी इसके लिए ग्रीन हाउस पॉलीहाउस करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ऊपर से नेट लगाएंगे और माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएंगे तो 2-4-5 ये कम हो सकता है। जी, जैसा कि सर ने बताया 4 से 5 डिग्री भी अगर आपका कम होता है तो प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी दोनों पे बहुत पॉजिटिव मतलब इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। बट यस, एक गलती करने से हमेशा बच जाएगा। ओवर अगर पानी दे के अगर गर्मी में अगर आपने उसको छोड़ दिया तो तपते तवे के जैसा वो भाप छोड़ेगा। सुबह और शाम को ही वो वाटर देना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को। जी, तो यहाँ से सर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना एक्सपर्ट एडवाइस और इंसाइट बहुत शॉर्ट समय में बहुत कुछ आपको बता दिया। अगर आप इंटेलिजेंट हो आप तो ज़रूर पकड़ लोगे इस चीज़ को, और बाद बाकी सारी चीज़ हम लोग अपने क्लाइंट के साथ। 100 सुनार की 1 लोहार की।
और यही सारी जो डिटेलिंग है वो हम अपने क्लाइंट के साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो आई होप आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, हमारे साथ साथ मुरलीधर सर को भी आप पहचान के रखिए, जो आने वाले दिन में अगर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स आप ग्रो करने का सोच रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से सोच रहे हैं, तो सिर्फ ग्रो कर देना ही नहीं है, उसके पीछे साइंस और उसका डिमांड एंड सप्लाई का आर्ट है। बाय द वे, अगर आप अपने ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट इसी साल के एंड में विंटर तक लॉन्च करना चाहते हो तो उसकी तैयारी अभी से 3, 4, 5, 6 महीने पहले से करेंगे, तभी जाके आपको 11th आवर का रश नहीं करना पड़ेगा। और हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, तो इसी के चलते आपको टाइमली धीरे धीरे आराम आराम से अपने टारगेट तक, मतलब इस साल के विंटर तक आपको अपने एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे ही होते जा रहे हैं। पिछले 10 साल में देखें तो वो दाम घटा नहीं, हालांकि वो 2 से 3 रुपए ऊपर नीचे तो करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ऊपर की तरफ, महंगाई की तरफ ही जा रही है। तो मान लीजिए आपके पास अगर लिमिटेड अमाउंट है अपने ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट में डालने लायक, तो उसका वैल्यू है वो तो एक इन्फ्लेशन गिरा ही रही है 7 से 8% के दर पे। और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो है वो आपके सारे जो रॉ मटेरियल जो आप एग्रो टूरिज्म के सेटअप के लिए मंगवाओगे उसका प्राइस बढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब अभी से आप इसका प्रोफेशनल तैयारी नहीं करोगे तो फिर ये साल तो आपके हाथ से गया। दैट मीन्स आपको अगले साल के विंटर, मतलब 2 साल का वेटिंग और कर जाना पड़ेगा, जिसमें आपके सामान की महंगाई का दर और बढ़ता चला जाएगा। तो जो पैसे से आप इस मोमेंट में जो चीज़ें खरीद सकते थे वो सेम चीज़ें अगले साल तक, मतलब दूसरे साल के एंड तक आते आते आप वो चीज़ों को खरीदने की कैपेसिटी आपकी घटती और ज़्यादा घटती चली जाएगी। समय बड़ा बलवान होता है। इसी समय के महत्व को समझते हुए आज आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये जान सकते हैं कि आपके सिचुएशन में देखते हुए आपको ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का ट्रेनिंग लेना सही होगा या फिर 4 दिन का प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टिंग हमसे करवाना ज़्यादा बेटर होगा। इस बात को समझने के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत जान सकते हैं। तो अब देर किस बात का, अभी इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें और तुरंत पता लगाएं कि आपके लिए क्या करना ज़्यादा सही होगा।